नमस्कारम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही अच्छी जो है वो आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हेलो, 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 हेलो। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एनसीईआरटी ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का और क्लास 12th का ये चैप्टर रहने वाला है। और उसकी अपन एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी पूरी कवर कराई जाएगी एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस नीट के लिए आप सब भली भांति अच्छे तरीके से जानते होंगे। यस, चलिए तो चैप्टर को शुरू करेंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर है जिसके अंदर जो है मानव के स्वास्थ्य के बारे में बात है, रोगों के बारे में, कैसे उन रोगों से लड़ा जाता है, कैसे जो है वो उन रोगों का उपचार है, ये सब इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ प्रतिरक्षा के बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया गया है, इम्यूनिटी के बारे में। यस। चलिए फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए लगता है कि इस बार नीट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए बिना किसी देरी के, रुकावट के चैप्टर को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत। चलिए शुरू करेंगे पढ़ना। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों या ह्यूमर का संतुलन बना रहता था। एक लंबे समय तक यानी प्राचीन काल की बात हो रही है। पुराने समय में जब चिकित्सा इतनी विकसित नहीं थी, उस समय क्या होता था कि लंबे समय तक जो है जो स्वास्थ्य है इसकी परिभाषा को किस रूप में माना गया कि कब अच्छा स्वास्थ्य होगा कब नहीं होगा। तो स्वास्थ्य को उन्होंने क्या माना कि एक शरीर और मन की एक स्थिति मान लिया। शरीर यानी अपनी बॉडी और मन यानी कि अपना मस्तिष्क। बॉडी और जो मस्तिष्क है, बॉडी और मस्तिष्क की एक ऐसी स्थिति माना जिसमें कुछ तरल है। उनने क्या किया, उन लोगों ने, उस समय के चिकित्सक जो थे, उन्होंने बेसिकली शरीर के अंदर के कुछ तरलों को पहचाना, कुछ हुमरों को पहचाना। हुमर यानी तरल। उन तरलों के आधार पर जो है वो स्वास्थ्य देते थे। वो स्वास्थ्य की परिभाषा भी उन तरलों के आधार पर दी जाती थी। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है अगर तरल शरीर के तरलों का, शरीर के ह्यूमर्स का अगर संतुलन बेहतर है तो स्वास्थ्य अच्छा है। अगर तरल का संतुलन बिगड़ गया है तो स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, ऐसा पहले माना जाता था। ठीक, लेकिन उसके बाद में भी जो है कुछ धारणाएं और चली थी। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी ये दावा करते हैं कि ऐसा माना जाता। चलो अच्छा, ये इतना ही है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्राचीन के यूनानवासी एक हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस एक दार्शनिक थे। हिप्पोक्रेटिस क्या थे? एक दार्शनिक थे। वो अपनी बातें कहते थे लोगों को और लोग मानते भी थे। बहुत अच्छी बात है। और उस समय के बहुत ही जाने माने दार्शनिक थे हिप्पोक्रेटिस। ठीक है। और चिकित्सा का जो भारतीय आयुर्वेद तंत्र है, अपने चिकित्सा की बात करूँ, चिकित्सा के अंदर जो भारत का आयुर्वेद तंत्र है प्राचीन, वो भी यही दावा करते हैं कि कुछ तरल जो हैं उनका संतुलन स्वास्थ्य को निरूपित करता है। लेकिन ऐसा माना जाता था कि काले पित्त या ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। अब उन पित्त कुछ पित्त दिए गए थे, काला पित्त, है ना, ऐसे कुछ सफेद पित्त वगैरह ऐसे कुछ होंगे, है ना। पित्तवात ये सब सुने हैं ना आपने नाम, पित्तवात ये सब थे, काला पित्त, काला वात, ऐसे ऐसे करके कुछ दिए गए थे नाम, ब्लैक बाइल। अब देखो, पहले ऐसा माना जाता था कि जो काले पित्त है, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति जो हैं वो गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म व्यक्तित्व वाले। और उनको बुखार चढ़ा हुआ होता है। उनको क्या होता है? बुखार होता है। लेकिन इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। ये जो निष्कर्ष निकाला है कि जो काले पित्त वाले जो व्यक्ति हैं वो गर्म व्यक्तित्व के हैं और उन्हें बुखार है, तो ये सिर्फ विचार विमर्श धारा थी। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बिल्कुल नहीं, न इसका कोई प्रायोगिक प्रमाण है। ये सिर्फ एक बात कह सकते हैं, बनी बनाई बात है। लेकिन विलियम हार्वे नाम का एक वैज्ञानिक था और उसने प्रयोगात्मक विधि अपनाई, प्रायोगिक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ये चीज़ आप जानते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज जो थी विलियम हार्वे ने की थी। और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान सामान्य दर्शा दिया था। अब उनके अनुसार तो काले पित्त वाले व्यक्ति जो हैं वो गर्म व्यक्तित्व के होने चाहिए, उनको बुखार होना चाहिए। लेकिन विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने थर्मामीटर के द्वारा उनके काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का टेम्परेचर एकदम सामान्य मापा। गर्म व्यक्तित्व वाले वो नज़र नहीं आए, उन्हें कोई बुखार भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो है ये वाली परिकल्पना जो है वो फेल हो गई। ठीक है। इस परिकल्पना को कहा जाता है अच्छे तरल की परिकल्पना। इस परिकल्पना को कहा जाता है अच्छे तरल की परिकल्पना। अच्छे तरल की
परिकल्पना, अच्छे तरह की परिकल्पना किसने दी थी? हिप्पोक्रेटिस ने दी थी। किसने? हिप्पोक्रेटिस ने दी थी। ठीक है। अब इसको गलत किसने सिद्ध किया था? विलियम हार्वे ने सिद्ध किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था और प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए किया था। थर्मामीटर का उपयोग, रक्त परिसंचरण की खोज। यस, अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध करके दिया था, दिखा दिया अच्छे तरल की परिकल्पना है और गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अच्छा, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, अगर हमें कोई रोग होता है, उस रोगों के अंदर जो तंत्र हमारे उन रोगों से लड़ता है, उस तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। वो प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको प्रभावित कौन कौन करते हैं? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, ये चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हमारा स्वास्थ्य कौन बनाए रखता है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। अब स्वास्थ्य किस किस चीज़ से प्रभावित होता है, उन चीज़ों को सोचिए, उन चीज़ों को देखिए। स्वास्थ्य कब कब प्रभावित होगा? पहला जो दिया गया है इसके अंदर वो है आनुवांशिक विकार। पहला जो है वो क्या दिया गया है? आनुवांशिक विकार। अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब जो है वो स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप में मिलती हैं। आनुवांशिक विकार जैसे एड्स हो गया, जैसे आपका है ना वो जेनेटल हर्पीजा हो गया आपका, है ना। ऐसे खूब सारे नाम दिए गए हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंदर, आप आराम से वहाँ से देखिए। सिपिलिस, जन्निक परिसर्व, है ना, HIV, ये सारे। तो ये सारे माँ बाप से जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर आसानी से हो सकते हैं, इसीलिए इनको जो है वो STI भी कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसफर इन्फेक्शन, है ना। जो जनन के द्वारा जो है वो माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं आसानी से। तो वो अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हैं तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे के अंदर जाएंगे, वो जन्म से ही जाएंगे। और वे अपूर्णताएं होगी जिनको माँ बाप के रूप में, वो वंशागत के रूप में मिलती है बच्चों को, तो वो अपूर्णता एक तरह से वो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। अगर एड्स जो है वो अगर माँ बाप से आया है बच्चे के अंदर, तो वो एड्स उस बच्चे के स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रभावित करेगा। तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला पहला हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा जो कारण है वो है संक्रमण। संक्रमण जो है वो वंशागत नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं अपन। और जन्म के बाद ये इसके बहुत सारे कारण होते हैं। खाने पीने से हो सकता है, ये खाने पीने से हो सकता है, ठीक है। वायु से हो सकता है, श्वास अंदर लेने से, जीवाणु जीवाणु से हो सकता है, जीवाणु और वायरस से ये चीज़ें फैलती हैं, कवकों से हो सकते हैं संक्रमण। ये सारे कुछ इसके खूब सारे रीजन है, आगे इसको ही तो पढ़ना है डिटेल के अंदर। वैसे संक्रमण के बाद अगर हम बात करें तो घ जो दिया गया है आपका थर्ड नंबर, वो कह रहा है कि हमारी जीवन शैली, जिसमें हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं, जो हम व्यायाम करते हैं, जो स्वास्थ्य हमारे भीतर हैं, जिनकी हम में कमी है, ये सारे कारण। तीसरा कारण ये है, तीसरा नॉर्मल कारण है कि हमारी जीवन शैली कैसी, आपकी जीवन शैली है। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप अच्छा पानी पी रहे हैं, फ्रेश वाटर, या फिर आप गंदा पानी पी रहे हैं, आप शरीर को कितना रेस्ट दे रहे हैं, कितना आप काम कर रहे हैं, कितना आप थकावट में हैं, कितना आप व्यायाम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल अच्छा प्रभाव डालती है, बहुत तगड़ा प्रभाव डालती है। अगर आप बहुत ही तनावपूर्ण आपकी जीवन शैली है तो बिल्कुल आपका स्वास्थ्य जो है वो इससे 100% जो है वो प्रभावशाली होगा, कहीं ना कहीं। वो भले 5% हो, चाहे 10% होगा, ये चीज़ें। उसके बाद आगे देखेंगे, हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग अपन तगड़े तरीके से करते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति या शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल और केवल ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं है, इसका मतलब आप स्वस्थ हो, बिल्कुल नहीं। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो आप कह सकते हो स्वस्थ, नहीं कह सकते। लेकिन इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक रूप से भी वो बंदा स्वस्थ होना चाहिए, तनाव में नहीं होना चाहिए। सामाजिक रूप से समाज के अंदर वो जो है वो एकदम स्वास्थ्य के रूप में जो है वो परिभाषित किया है। सामाजिक रूप से भी वो एक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, एक ये तो कन्फर्म है। जब व्यक्ति स्वस्थ है तो अधिक काम करोगे। अगर आपको बुखार आ रहा है और आपको पढ़ने को बोलेंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ये चीज़ होती है कि स्वस्थ होंगे तो आप काम भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अधिक सक्षम होंगे काम करने में। तो अगर आप काम करने में अधिक सक्षम हैं तो उत्पादकता बिल्कुल बढ़ेगी, उत्पादकता बिल्कुल बढ़ेगी।
आप ज़्यादा काम करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा उत्पादन होगी, ठीक है, उत्पादकता बढ़ेगी और आर्थिक संपन्नता आएगी, आर्थिक रूप से जो है वो संपन्न भी होंगे। स्वास्थ्य से लोगों का आयु काल बढ़ता है, अच्छा स्वास्थ्य है तो आयु काल भी अच्छा होगा, ज़्यादा समय तक जीवित रहेंगे और शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, शिशु कम मरेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चे जन्म के बाद, जन्मते ही जब स्वास्थ्य गड़बड़ है तो मरते हैं खूब सारे बच्चे, तो शिशु की मृत्यु कम होगी। अच्छा स्वास्थ्य है, माँ का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा बच्चा जो है वो स्वस्थ पैदा होगा, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आएगी। यस, इट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्वस्थता, अपने खुद की पूरी शरीर की स्वस्थता रखनी पड़ेगी, नियमित व्यायाम करने पड़ेंगे, डेली जो है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से योग का अभ्यास किया जा रहा है। मेडिटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाओ, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण या प्रतिरक्षीकरण, अपशिष्टों का समुचित निपटान होना चाहिए, जो अपशिष्ट आप घर के आसपास कूड़ा कचरा है उसका जो है वो डेली समुचित रूप से निपटान होना चाहिए उसका। संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण होना चाहिए, जो संक्रामक रोग हैं जो एक दूसरे के अंदर फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क से फैलते हैं, उन रोगों का टीकाकरण होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए बिल्कुल। रोग वाहक जो हैं जिसकी वजह से रोग फैलते हैं, वो कोई जीवाणु हो, चाहे कवक हो, चाहे आपका वायरस हो, उसका नियंत्रण होना चाहिए। खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव होना चाहिए, खाने पीने के आपके जो साधन हैं वो स्वच्छ होने चाहिए एकदम। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। पैरा इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ेंगे। जब शरीर के एक या अधिक अंगों तथा तंत्रों के प्रकार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, हमें रोग हो गया। कब हम कहेंगे कि हमें रोग हुआ है? या तो अपने शरीर का एक अंग हो, चाहे एक से अधिक अंग हो, या तंत्र हो, उनके प्रकार्य यानी कि वो जो कार्य करते हैं उन पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव, थोड़ा या ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव अगर पड़ रहा है तो अपन कहेंगे कुछ लक्षण प्रकट होंगे, कुछ चिन्ह प्रकट होंगे। चिन्ह का मतलब या तो आपकी दांत का खुजली जो है उसके चिन्ह हो सकते हैं, ठीक है। चिन्ह के अंदर आपका कह सकते हैं शरीर पर चकत्ते पड़ना, ये सारे चिन्ह हैं। लक्षण के अंदर अपन कह सकते हैं उल्टी हो रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, ये सारे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है, हमें रोग हो गया है। रोग को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जब हम रोग को बड़े विस्तार तरीके से या विस्तृत तरीके पे देखते हैं तो अपन इसको दो भागों में बांटते हैं, एक संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग का कहने का मतलब है ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर फैलते हैं, टच से कहो, चाहे उस वस्तु जो उसने यूज़ करी उसके संपर्क में, ठीक है, ब्लेड से, इंजेक्शन से फैलते हैं एक दूसरे के सैम उपयोग से, तो ये सारे रोग जो है वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। असंक्रामक रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, एक के अंदर है तो वो एक के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे कुछ रोग है, कैंसर जो है वो असंक्रामक रोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संक्रामक के अंदर बात करूँ तो एड्स जो है वो संक्रामक रोग का, एड्स जो है वो एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने आता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। बताया मैंने, संक्रामक रोग बहुत आम है। संक्रामक तो बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम वगैरह खूब सारे होते हैं यहाँ पे, और हम कभी न कभी बिल्कुल इसके शिकार हुए हैं। कोविड-19 जो था वो भी संक्रामक था, अभी फैला था जो 21, 22, 23 में, है ना, संक्रामक रोग था, बिल्कुल संक्रामक रोग था। संक्रामक रोग बहुत आम है, बिल्कुल आम है, हम कभी न कभी बिल्कुल शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक होते हैं, कुछ नॉर्मल तो है ही संक्रामक रोग लेकिन घातक भी होते हैं। एड्स बिल्कुल आप अच्छे तरीके से वाकिफ है एड्स से, ठीक है, बहुत ज़्यादा घातक होता है, मृत्यु तक का मृत्यु होती है, कोई इसका इलाज है नहीं अभी तक। असंक्रामक रोगों के अंदर देखें तो कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है, कैंसर से बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है विश्व के अंदर, और कैंसर जो है वो असंक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से है तो एक व्यक्ति में ही रहेगा, एक से दूसरे के अंदर संपर्क से नहीं फैलता। नशीले पदार्थों यानी कि ड्रग, जो ड्रग होती है हीरोइन, कैफीन वगैरह, मॉर्फिन वगैरह, और अल्कोहल जो होते हैं उनके कुप्रयोग से भी हमारा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अल्कोहल वगैरह इनके कुप्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यस, इतना पैरा अभी तक का बेसिक क्लियर हुआ, तो अभी आगे बढ़ेंगे। मानव में सामान्य रोग, मानव में सामान्य रोग, जो सामान्य रोग अपने फेस करते हैं अपन, उन रोगों के बारे में कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। अनेक जीव, जिसमें जीवाणु आएंगे, विषाणु आएंगे, कवक आएंगे, प्रोटोजो आएंगे, कृमि आएगी, ये सारे मनुष्य के अंदर रोग पैदा करेंगे। आइए इसको सब बात करेंगे। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया रोग करते हैं, कर सकते हैं। विषाणु भी रोग कर सकते हैं, वायरस बिल्कुल करते हैं, कोविड-19 वायरस ही तो था। यस, उसके बाद कवक,
फंजाई, कवक यानी कि फंजाई, ये भी रोग करती है, बिल्कुल करती है। प्रोटोजोआ भी रोग करते हैं। कृमि जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, हेलमिंथेस जिसको बोलते हैं, वो भी रोगजनक होती हैं, रोग करती है। यस, आदि शामिल है जो मनुष्य के अंदर रोग करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक कहेंगे। इन सबको अपन पैथोजन कहते हैं। ये प्रोटोजोआ, कृमि, ये सारे क्या है, पैथोजन। ये सारे क्या है, पैथोजन या रोगजनक। पैथोजन या रोगजनक कहेंगे इसको। जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगजनक कह देंगे। इसलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक होते हैं। परजीवी का कहने का मतलब होता है ऐसे जीव, परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के या तो ऊपर रहते हो या उनके शरीर के अंदर रहते हो, जो दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरे जीवों के ऊपर रहे, चाहे दूसरों के शरीर के अंदर रहे, उनको अपन क्या बोलते हैं, परजीवी या पैरासाइट इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। अब वो परजीवी अगर एक शरीर के अंदर रह रहे हैं या एक शरीर के ऊपर रह रहे हैं तो अधिकांश परजीवी को तो मैं बोलूंगा कि वो रोग करेंगे। अगर शरीर के अंदर मेरा कोई परजीवी है तो वो 90% चांस है अपने लिए वो कुछ ना कुछ खाना बनाए हो, चाहे डीएनए अपना बनाए, अंदर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत करेगा हो, तो वो रोग करते हैं अधिकांश परजीवी। इसलिए यहाँ पे अधिकांश वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि ये परपोषी के भीतर, परपोषी मतलब जिस शरीर के ऊपर ये रह रहा है, जिस शरीर के ऊपर ये रह रहा है उसको अपन परपोषी या होस्ट कहते हैं। उस होस्ट के भीतर रहो या उसके ऊपर रहो, उसे हानि पहुंचाते हैं। भीतर रहकर भी उसके ऊपर रहेंगे तो भी क्या करेंगे, हानि ही पहुंचाएंगे। यस, रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं। अब रोगजनक है, चाहे वो रोगजनक बहुत सारे हो सकते हैं, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कृमि हो सकती है, ये सारे मनुष्य में पैदा करते हैं रोग। अब वो रोगजनक आपने कहा पैदा तो करते हैं, हमारे शरीर के अंदर कैसे गए, तो इसके कई सारे तरीके हैं। वह एवं अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे और हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाएंगे। हमारी जो क्रियाएं हैं उनमें क्या करेंगे, ये बाधाएं पहुंचाएंगे। क्रियाएं में अगर आप ले सकते हो पाचन, श्वसन, जनन, इन सब में ये बाधा पहुंचा सकते हैं। फलस्वरूप जो है आकृतिक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और प्रकार्यात्मक क्षति होगी। हमारे अंदर शरीर के अंदर आकृतिक रूप से क्षति हो सकती है, या कोई अंग के अंदर वो क्षति पहुंचा सकते हैं। अंग की आकृति मतलब, आकृति का कहने का मतलब जैसे किसी रोगजनक की वजह से मेरे को ऐसा रोग हो गया जिससे मेरे ये हाथ जो है वो फूल गए, हाथ मेरे क्या हो गए, फूल गए। तो हाथ फूलना एक तरह से मेरा मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गया, मेरे शरीर की आकृति में चेंज हो गया। तो ऐसे आकृति के अंदर चेंज हो सकता है, वो शरीर के अंदर भी हो सकता है, यस हो सकता है। प्रकार्यात्मक के अंदर मैं ले सकता हूँ मेरा कार्य जो है, मेरा कार्य जैसे मैं पाचन कर रहा था उसमें दिक्कत आने लगी, मेरे श्वसन के अंदर दिक्कत आने लगी, उत्सर्जन के अंदर दिक्कत आने लगी, तो ये प्रकारात्मक मेरी क्षति होगी। ठीक है, आगे रोग जनकों के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर दे। जैसा परपोषी का अंदर का वातावरण है, ऐसा का ऐसा वातावरण वो क्रिएट कर लेते हैं, कौन, रोग जनक, और फिर वृद्धि करते हैं। फिर क्या करते हैं, अंदर वृद्धि करते हैं। कैसा वातावरण क्रिएट करेंगे, जैसा अपने शरीर के अंदर है, जैसा होस्ट के शरीर के अंदर है, जैसा परपोषी के शरीर के अंदर है वैसा। उदाहरण के लिए जो रोग जनक आंत में प्रवेश करते हैं, अब कोई रोगजनक ऐसा था जो शरीर से कहाँ चला गया, आंत के अंदर चला गया। आंत सब समझ रहे हो, इंटेस्टाइन के अंदर। उनमें आमाशय के निम्न पीएच जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों को प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो उस रोगजनक के पास क्या, अगर वो आंत में जाना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, आंत में प्रवेश करना चाह रहा है, तो उसको आमाशय से होकर गुजरना पड़ेगा, आमाशय से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर वो आमाशय से होकर गुजर रहा है तो उसको आमाशय की पीएच भी तो सहन करनी होगी। आमाशय की पीएच अम्लीय होती है, बहुत कम होती है। तो उस पीएच को और उसके जो आमाशय के अंदर जो एंजाइम है, जो भोजन का पाचन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो हानिकारक कीटों का भी, जो जीवाणु विषाणु आते हैं उनका ऊपर अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं, आमाशय के अंदर आगे ही नहीं जाने देते। तो उस एंजाइमों का भी प्रतिरोध करना पड़ेगा अगर किसी को आंत के अंदर जाना है, किसी जीवाणु को या फिर किसी वायरस को। ठीक है, और पीएच का भी सामना करना पड़ेगा, उस पीएच का भी सामना करेगा, वो पीएच भी मार देती है बहुत सारे जीवों को। तो वहां से जाने के लिए ये चीज़ें उसके अंदर ये अनुकूलन कर लेता है वो, अगर वो जाता है वहां तक, हाथ तक पहुंच रहा है, इसका मतलब वो चीज़ें अनुकूलित करके गया है सारी। ठीक है, रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों का वर्णन जो है वो नीचे दिया गया है, और उनके निरंतर उपायों के बारे में, कैसे उसका नियंत्रण किया जाता है, कैसे उसका निरोधक है, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो है जीवाणु जनित रोग। कौन से, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग का कहने का मतलब है ऐसे रोग जो किसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, यानी कि उनका जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया होगा, रोगजनक जो है वो क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। ऐसे रोगों को अपन जीवाणु जनित रोग कहेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग। उसके अंदर सबसे पहला जो रोग है वो अपन पढ़ेंगे, और उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों या प्यारे साथियों, उस रोग का नाम है टाइफाइड। उस रोग का नाम क्या है, टाइफाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसको देखेंगे किसकी वजह से होता है, रोगजनक का नाम क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, और क्या इसका टेस्ट है, और क्या इसके उपाय हैं।
ये सारे इंपॉर्टेंट है और आगे पढ़ेंगे। सॉल्मोनेला टाइफी जो है जीवाणु का नाम है, जीवाणु का नाम है सॉल्मोनेला टाइफी, सॉल्मोनेला टाइफी, जो कि एक जीवाणु का नाम है। और इस जीवाणु की वजह से जो है जो आपका रोग होता है टाइफाइड, इस जीवाणु की वजह से। ये क्या है? रोगजनक। ये क्या है? रोगजनक। ये क्या है? रोग। ये तो रोग हैं, ये तो रोग हैं, ये रोगजनक है, ये रोगजनक है, यानी कि पैथोजन है, ये पैथोजन है। यस, सॉल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड होता है। क्या होता है? टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, एक प्रकार का बुखार है, एक प्रकार का क्या है? बुखार है। ठीक है। यह रोगजनक आमतौर से संदूचित या कंटामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है। लोकेशन कहाँ है इस जीवाणु की, रोगजनक की? याद रखेंगे, लोकेशन है इसकी छोटी आंत के अंदर। लोकेशन कहाँ है? छोटी आंत के अंदर संक्रमण करता है। कहाँ पे करता है? छोटी आंत के अंदर। रोगजनक है, आमतौर से संदूषित भोजन। कैसा भोजन? संदूषित भोजन से जाएगा या पानी से जाएगा। पानी जो अपन पीते हैं, दूषित पानी, उससे अंदर जा सकता है। दूषित खाना खाने से भी अंदर जा सकता है। गया सर। अब अंदर जाने से के बाद क्या करेगा? और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। आंत में गया, आंत से तो गया तो ब्लड तो आएगा शरीर के अंदर। अब ब्लड से उसमें बह के वो सारी शरीर के अंदर अन्य भागों में भी पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ लक्षण हैं, आइए उस लक्षणों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है आपका लगातार ज्वर। लगातार उच्च ज्वर। उच्च ज्वर मतलब हाई, बुखार आना, तेज बुखार आना। 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 सेंटीग्रेड तक का जो है बुखार आना। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है? बताओ। फॉरेनहाइट नहीं है, डिग्री सेल्सियस है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब उस 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर के तापमान से 1 से 2 सेंटीग्रेड ज़्यादा जो है उसमें बुखार आ रहा है। 39 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको बुखार आएगा इसके अंदर, और तेज़ बुखार आएगा, एकदम तेज़ बुखार आएगा। यस। उसके बाद सेकंड जो लक्षण है इसका, सेकंड जो है वो लगातार उच्च ज्वर तो है ही, मतलब लगातार आएगा। डेली डेली जो है 4 से 5 दिन तक जो है वो लगातार बुखार रहता है। कमजोरी आ जाएगी शरीर के अंदर, बुखार आएगा तो कमजोरी साथ में ही आएगी। यस। आमाशय में पीड़ा, आमाशय में पीड़ा हो गई, क्योंकि आंत का ये है ही, आंत का है, छोटी आंत का है ये, मतलब उस ट्रैक का ही है ये जीवाणु, वहीं पे ज़्यादा अटैक करेगा तो आमाशय के अंदर आपको पीड़ा होगी। कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, कब्जी होगी पेट के अंदर। उसके बाद सिर दर्द, बुखार है तो सिर दर्द लगभग साथ में ही आता है। सिर दर्द, यस याद रखेंगे, सिर दर्द। भूख नहीं लगेगी आपको, भूख आपको लगेगी नहीं बिल्कुल भी। यस याद होंगे। लगातार उच्च जोर आएगा 39 डिग्री से तक 40 डिग्री तक। और कमजोरी आ जाएगी एकदम, आमाशय के अंदर पीड़ा होगी क्योंकि उसका ट्रैक वहीं पे है, उसके आसपास वो जीवाणु रहेगा आपका। कब्ज होगी आपकी। यस। सिर दर्द होगा और भूख नहीं लगेगी। गंभीर मामलों में, जहाँ गंभीर मामले होते हैं वहाँ पे आंत्र के अंदर छेद भी कर देता है ये जीवाणु। बहुत घातक जीवाणु है, आंत के अंदर छेद कर देगा और मृत्यु भी हो सकती है और उस व्यक्ति को मार सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन। गंभीर मामलों में क्या मृत्यु हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। गंभीर मामलों में आंत में छेद होकर मृत्यु हो सकती है। यस इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया है 1-2 बार, नीट में पूछा गया है 1-2 बार। यस। गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नीट के अंदर पूछे जाने वाली लाइन, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। गुमराह करेगा, एलिजा टेस्ट नाम देके गुमराह करेगा, लेकिन विडाल टेस्ट है, एलिजा टेस्ट किसी और के अंदर है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। विडाल टेस्ट याद रहेगा, विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल टेस्ट। विडाल एक टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है। यस। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला, मैरी मेलोन उपनाम टाइफाइड मैरी का है, जिसका नाम है उल्लेख करना सटीक है। रसोईया थी, खाना बनाती थी, उसके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। हुआ यूं पुरानी कहानी है, उसको कहानी के रूप में अपन समझते हैं, एक बहुत पुरानी कहानी है और उसको कहानी के रूप में लेते हैं। हुआ क्या कि एक मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी, मैरी मेलोन नाम की एक महिला थी जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। वो मैरी मेलोन, जिसका उपनाम जो है वो टाइफाइड मैरी दे दिया। उसका उपनाम क्या है? टाइफाइड मैरी। उसका उपनाम क्या है? टाइफाइड मैरी। तो वो मैरी मेलोन एक पैसे से रसोईया थी। रसोईया मतलब खाना बनाती थी। क्या करती थी? खाना बनाती थी। उसका काम था खाना बनाना। ठीक है, खाना तो वो बनाती थी। अब क्या हुआ, उसको टाइफाइड हुआ। सबसे पहले यहाँ उसको टाइफाइड हुआ। टाइफाइड हुआ तो उसने खाना बनाया, उस खाने बनाने से जीवाणु चले गए खाने पे। ठीक है, खाना दूषित हुआ। वो खाना बहुत से लोगों ने खाया क्योंकि रसोईया थी वो, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारा जो टाइफाइड है उसने वो फैलाया। तो टाइफाइड वाहक के रूप में वो टाइफाइड फैलाती रही वर्षों तक, यानी सालों तक उसने टाइफाइड फैलाया। इसीलिए उसका नाम यहाँ पे जिक्र किया है, टाइफाइड मैरी या मैरी मेलोन नाम है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बात याद रखें, इंपॉर्टेंट लाइन है।
हालांकि ऐसी चीज़ें मुझे लगता नहीं है पूछी जाएगी, लेकिन लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बिल्कुल। सांचेज हैं, मैरी मेलोन स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ दे सकते हैं, स्टेटमेंट के अंदर ये बिल्कुल दे सकते हैं। यस, तो आज के लिए इतना ही। जीवाणु जनित रोग के अंदर हमने जो है एक रोग कंप्लीट कर दिया, जो कि टाइफाइड। अच्छे से याद करना, इंपॉर्टेंट क्या क्या, एक साल्मोनेला टाइफी, एक उच्च ज्वर आना, और एक गंभीर मामलों के अंदर जो है छेद और मृत्यु, और एक विडॉल टेस्ट, और एक मैरी मेलोन वाला। बाकी लक्षण आपको याद करने होंगे। कैसे फैलता है? संदूषित भोजन पानी से। यस, याद रखेंगे। जीवाणु द्वारा एक खत्म किया टाइफाइड, आगे एक न्यूमोनिया है, आगे ऐसे खत्म करते जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।